हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल ज्योग्राफी कंसेप्ट पे आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि हम वायुमंडल क्यों पढ़ते हैं, वायुमंडल का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वायुमंडल जो ये पृथ्वी है इसका वायुमंडल है, यानी कि हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल का अध्ययन हमारे इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वायुमंडल हमारे पृथ्वी का धरातल और हमारे लिए उपयोगी है। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का ये टॉपिक है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, उसी से हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? तो हमारा यही प्रश्न होगा। ये प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? तो हम ये कहेंगे कि नहीं रह सकता। कि वायुमंडल वायु के बिना देखो दोस्तों एक पल भी नहीं रहा जा सकता, यानी कि कुछ समय तक भी नहीं रह सकते। तो क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यानी कि देखो एनसीईआरटी खुद कह रहे हैं कि वायु यानी कि सांस हम प्रत्येक सेकंड लेते हैं। प्रत्येक सेकंड का मतलब यह है कि वायु के बिना कुछ समय तक ही जीवित रह सकते हैं। मनुष्य जैसे मैं यहाँ से देखो, मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस के लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मतलब है वायु के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढकी हुई है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी कि वायुमंडल के अंदर जो इसका द्रव्यमान है, यानी कि 100 द्रव्यमान होता है, तो वो उन 100 में से 99% जो द्रव्यमान है गैसों का, यानी कि वायुमंडल का, वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अब देखो वायु की डेफिनेशन क्या है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। वायु का कोई रंग नहीं होता, इसमें कोई गंध यानी कोई स्मेल, बदबू वगैरह नहीं आती है, तथा जब यह पवन की तरह बहती है तब हमें इसे महसूस कर सकते हैं। यानी कि जब बहती है ना, तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। यदि ये नहीं बहे तो हमें पता भी नहीं चले कि ये कैसे है। तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से आ रहा है वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल के संगठन में हम ये देखेंगे कि वायुमंडल किन किन गैसों से बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। मतलब वायुमंडल के संगठन में मुख्य रूप से गैसें होती है, जलवाष्प होती है और धूल कण होती है। यानी कि 3 चीज़ें मुख्य होती है वायुमंडल में: गैस, जलवाष्प एवं धूल। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो दोस्तों देखो, आराम से इसको अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि हम अब ये देखो प्रश्न है, यानी कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि मात्रा, यानी कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है।
तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से, यानी पृथ्वी की सतह का मतलब जो धरातल है, पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो गैस क्या करती है, सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण है ना, जिसको हम सौर विकिरण कहते हैं, उसको तो ये आने देती है लेकिन पृथ्वी के धरातल से वापस जो रिफ्लेक्ट होके विकिरण यानी कि जाती है, उसको ये सोख लेती है और पृथ्वी के वायुमंडल के लिए गैस आवश्यक है। तो इसी में यही देखा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है। यह सौर विकिरण के लिए तो देखो पारदर्शी है, पारदर्शी का मतलब आने देती है सौर विकिरण, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ये देखो, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, यानी कि भेज देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस यदि कोई है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, उस पृथ्वी के टेम्परेचर को ये बनाए रखती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है 0.036% वायुमंडल में पाई जाती है। इससे कम अगर यदि हो जाए तब भी वायुमंडल की नुकसानदायक है, और इससे ज़्यादा अगर ये बढ़ जाती है तब भी वायुमंडल की नुकसानदायक है। क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो ये सौर विकिरण को ज़्यादा आने देगी, तो ये क्या करती है, और मात्रा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी से जो विकिरण होता है उसको ज़्यादा सोखेगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जो मतलब रेडिएशन होता है पृथ्वी से उसको सीधे अंतरिक्ष में जाने देगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेता था, इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन इस तरह, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब वर्तमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब प्रतिशत है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। उसका रीज़न क्या है? जीवाश्म ईंधन। अब देखो, जीवाश्म ईंधन के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज़ें आती है। एक तो हो गया आपका पेट्रोलियम, एक हो गई गैस, एक हो गया आपका कोयला। तो इन के जलाने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा बढ़ रही है। आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। मतलब किसने जीवाश्म ईंधन ने हवा के ताप को बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। मतलब ओजोन जो परत है, ओजोन जो गैस है, एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ये, कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं हो तो हमारे धरातल या हमारे मतलब जीवधारियों के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये क्या करती है, ओजोन जो परत यानी ओजोन परत में ओजोन गैस होती है, वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है अल्ट्रावायलेट, तो ये क्या होती है, इनसे काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कैंसर वगैरह के लिए जिम्मेदार होती है ये किरणें, तो उनको ये रोक लेती है इसलिए ये फिल्टर का कार्य करती है। मतलब हानिकारक जो किरणें होती है उनको ओजोन परत वायुमंडल में ही रोक लेती है, और जो मतलब अच्छी किरणें हैं
वायुमंडल में ओजोन जो गैस है वो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं। अब देखो जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। ऊंचाई के साथ घटती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4%। देखो मित्रों, यहाँ पर ध्यान देना, गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुव जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन के 1% से भी कम होती है। विषुवत से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। देखो जलवाष्प का क्या हुआ है कि ये गर्म और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, उसके अंदर ये हवा के आयतन का 4% पाई जाती है। अब इसमें ज़्यादा पाए जाने का कारण क्यों है? क्योंकि उष्णकटिबंध के अंदर एक तो जल की मात्रा है, दूसरा यहाँ पर गर्म है। तो गर्म है तो क्या होता है कि ये गर्म होने के कारण पानी गर्म होता है और भाप बन करके वायुमंडल में पहुँचता है। तो जलवाष्प की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ती है। इसने लिखा है कि ध्रुव जैसे ठंडे ध्रुवों के अंदर ये ठंडे क्षेत्रों के अंदर कितनी होती है? ये 1% से भी कम होती है। तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर इतना होता नहीं है, तो जो पानी है वो वाष्प बन नहीं पाता है, तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। दूसरा रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान के अंदर पानी का स्रोत ही नहीं है, तभी तो इसको रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में पानी का स्रोत ही नहीं है, इसलिए रेगिस्तान के अंदर भी हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है। और जैसे जैसे यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ हम जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तब भी जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। चलो तो आगे चलते हैं। सूर्य से निकलने वाले ताप के सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। किसके बारे में कहा जा रहा है? जलवाष्प के बारे में। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। कौन? जलवाष्प। जलवाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी लाइन लिखी है, जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। मतलब वायु के अंदर यदि जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो वो वायु कैसी है? अस्थिर है। और जिस वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम है तो वो वायु स्थिर होती है, क्योंकि वायु जब अस्थिर होती है ना तभी वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो वायु अस्थिर हो जाती है और फिर वो मतलब संघनन के द्वारा संतृप्त होकर संघनन के द्वारा वर्षा होती है। तो ये इसने लिख रखा है कि जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं हम धूलकण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण हैं विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, धूलकण तथा उल्का के टूटे हुए कण से निकलने वाले होते हैं। मतलब धूलकणों की डेफिनेशन दी गई है। धूलकण क्या होते हैं? तो ये वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। छोटे कण होते हैं विभिन्न स्रोतों से, इनके स्रोत दिए गए, जैसे समुद्री नमक होता है, समुद्र के अंदर जो जल है उसमें नमक होता है, तो जब वो वाष्प बन के ऊपर उठता है तो उसके साथ में नमक भी जाता है। तो ये नमक हो गया। महीन मिट्टी हो गई, जो बारीक मिट्टी होती है वो वायुमंडल में उठती रहती है। तो वो धुएं की कालिमा जैसे जो भी मतलब धुआं होता है
उससे जो ईंधन वगैरह कुछ भी हम जलाते हैं उससे वो जैसे उससे धुआं होता है, जैसे ईंधन जला रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ उनसे धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, तो वो भी इन धूल कणों का स्रोत है। साथ में राख भी जाती है, पराग हो गया, धूल कण ये हो गए, और उल्काओं के टूटे हुए कण जो वायुमंडल के अंदर जो उल्काएँ होती हैं वो भी जल करके नष्ट होती हैं। तो वायुमंडल के अंदर काफ़ी सारे गैसें हैं, तो ये जब उल्काएँ चलती है तो इनमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण ये नष्ट भी होती है, तो उनके द्वारा भी धूल कण वायुमंडल में पहुँचते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, मतलब धूल कण ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होती है, ये जो अपनी जो क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल के भी निचले वाले पार्ट में होते हैं। फिर भी संघनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। देखो इसने बहुत ही अच्छी लिखी है, संघनीय वायु प्रवाह। संघनीय वायु प्रवाह को समझे आप कि संघनीय वायु प्रवाह किससे कहेंगे। जैसे धरातल है, धरातल से पर के ऊपर जो सूर्य की किरणें आ रही है इस धरातल को गर्म करेंगी। जब ये धरातल मतलब पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो फिर क्या करता है, इस धरातल हीट छोड़ता है। हीट का मतलब क्या होगा है कि वापस टेम्परेचर छोड़ता है ये, और वो टेम्परेचर यानी कि वो किरणों के द्वारा कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है वायुमंडल में। उसे ही कहते हैं हम संघनीय वायु प्रवाह, यानी इसको संघनीय क्रिया कहते हैं। यानी संघनीय वायु प्रवाह धरातल का गर्म होकर करके हवा का ऊपर उठना, इसे कहते हैं हम संघनीय वायु प्रवाह। तो संघनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है, यानी कि जो संघनीय वायु का जो प्रवाह होता है ये ऊंचाई तक ले जाता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। देखो आराम से समझो इसको कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव एक तो उपोष्ण और दूसरा शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक होता है, और उसका रीज़न क्या है, सूखी हवा, शुष्क हवा, सूखी हवा यानी शुष्क हवा के कारण, जो विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। मतलब आपसे ये पूछा जाए कि धूल कण विषुवत रेखा पे अधिक होते हैं या उष्ण या शुष्क प्रदेशों में, तो देखो धूल कण है ना अपना जो उपोष्ण क्षेत्र आता है और शीतोष्ण इनके अंदर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुष्क होते हैं, और शुष्क वायु के अंदर धूल कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प तो होता नहीं है, क्योंकि पानी का स्रोत है नहीं यहाँ पर इतना। तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में सूखी हवा के यानी शुष्क हवा के कारण ये धूल कण अधिक पाए जाते हैं, जो विषुवत रेखा और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ये नमके कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते, इसके चारों ओर जलवायु संघनित होकर मेघों का निर्माण होता है। अब ये जो धूल कण है ना ये वायुमंडल में बहुत आवश्यक है। अगर धूल कण नहीं हो तो वर्षा ही ना हो। ये धूल कण होने आवश्यक है, क्योंकि जो ये धूल कण होते हैं, जो ये धरातल से वाष्प यानी कि बन करके जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में उठता है, ये इन धूल कणों के चारों तरफ यानी कि चिपक जाता है, और चारों तरफ चिपक जाता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर संघनन होता है, मेघों का निर्माण होता है, मेघ यानी बादल का निर्माण होता है, और उसी से फिर वर्षा होती है। वायुमंडल की संरचना। अब देखो वायुमंडल की संरचना में क्या आता है कि भाई वायुमंडल के अंदर कैसी संरचना है इसकी, कौन कौन सी परतें इसमें पाई जाती है, तापमान के आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है, ये हम वायुमंडल की संरचना में देखें। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। यहाँ से देखो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। पृथ्वी की जो सतह है उसके पास में घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धूल कण गैस जितने भी तो वहाँ पर मतलब ये ज़्यादा होते हैं, इस कारण घनत्व भी ज़्यादा होता है।
देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 संस्तरों यानी परतों में बांटा है। संस्तर का मतलब होता है परत। संस्तर का मतलब क्या होता है? परत। 5 संस्तरों यानी परतों में बांटा गया और किसके आधार पर बांटा गया है? देखो एनसीईआरटी खुद लिख रही है, तापमान के आधार पर। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। अब देखो इसको, इन परतों का अध्ययन करने से पहले हमें वायुमंडल का ये देखो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, हम इसको देख लेते हैं पहले। देखो एक तरफ ये नीचे 36 में तापमान सेंटीग्रेड में दिखा रखा है और वर्टिकल जो लाइन है ये आपकी ऊर्ध्वाधर, इसमें ऊंचाई को दिखा रखा है किलोमीटर, यानी उतंगता, तुंगता या उतंगता का मतलब होता है ऊंचाई किलोमीटर में दिखा। अब देखो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होती है 0 से 10 किलोमीटर। इसके बाद में क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक सीमा होती है, उसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। ये 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है क्षोभ सीमा। इसके बाद में क्षोभ सीमा से लेके यानी कि समताप क्षोभ मंडल से दूसरी परत है 50 किलोमीटर तक समताप सीमा, समताप मंडल। और सप्ताह मंडल जैसे ही ख़त्म होता है तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक फिर परत आ जाएगी संक्रमण क्षेत्र, जिसको बोलते हैं समताप सीमा। मतलब संक्रमण क्षेत्र क्या है कि इसमें दोनों परतों का कुछ थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है, इसलिए इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। यानी कि एक जैसे ये सीमा की, जैसे ये 50 किलोमीटर की लाइन खींचने के बाद में ऐसा नहीं कि तुरंत ही समताप मंडल समाप्त हो जाती है, कुछ अंश समताप मंडल का भी होता है इसमें, कुछ अंश मध्य सीमा का भी होता है, तो इसे कहेंगे मध्य सीमा, समताप सीमा छोड़ देना। फिर देखो 50 से 80 किलोमीटर के ऊपर आ जाएगा मध्य मंडल, फिर 80 किलोमीटर के और बहिर्मंडल के बीच के अंदर फिर आ जाती है एक मध्य सीमा, और फिर बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार के 5 परतें हैं। अब देखो हम एक एक परत की अध्ययन करेंगे। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर यानी कि परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई है ना, जो पृथ्वी का जो सतह है उससे 13 किलोमीटर, तथा यहाँ ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर। ध्रुवों के निकट यानी कि ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। और विषुवत पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। अब आपके डिफरेंस समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये ऊंचाई का रीजन क्या है। मतलब 3 ऊंचाई हो गई है पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर, यानी कि ये तो इसकी हो गई औसत ऊंचाई, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई। ध्रुवों के ऊपर ये 8 किलोमीटर हैं और विषुवत पर ये 18 किलोमीटर। अब देखो ध्रुवों के ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, संघनन जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है, इसलिए ध्रुवों के ऊपर जो अपनी सौरमंडल है उसकी ऊंचाई कम होती है। जबकि विषुवत रेखा पर क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण है संघनीय जो वायु है ना, वो संघनीय वायु प्रभाव ऊपर तक जाता है, तो इस परत को ऊंचाई तक ले जाता है, यानी कि 18 किलोमीटर तक कर लेता है। ये रीजन है इसका। आगे चलते हैं। सौरमंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक है। देखो एनसीईआरटी लिख रहे हैं विषुवत पर इसकी मोटाई सबसे अधिक है, कितनी है? 18 किलोमीटर है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में यानी कि इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं और सबसे ज़्यादा इसी परत में होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है, यानी कि इसी परिवर्तन में सभी जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे ओस बनना, पारा गिरना, वर्षा होना, चक्रवात आना, आंधी आना, तूफान आना, ओले गिरना, सूखा पड़ना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ना, सारी किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। इस संस्तर में अब देखो बहुत अच्छा फैक्ट है एनसीईआरटी का, इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, यानी कि धरातल से हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जैसे 165 मीटर की ऊंचाई होती है तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे 1 डिग्री कम हो रहा है तो आपसे पूछ ले भाई 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री कम हो रहा है तो 1000 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा? ये 6.5 डिग्री।
जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है, मतलब जैविक यानी कि जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है, सभी प्रकार के जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों को जो सीमा यानी संक्रमण क्षेत्र अलग करता है उसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। विषुववृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि क्षोभ मंडल के अंदर है जो विषुवत जो परत है ना, उसके ऊपर तो हवा का जो तापमान है वो टेम्परेचर कितना है -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर कितना है -45 डिग्री। कहने का मतलब विषुवत पर ये टेम्परेचर कम होता है और ध्रुवों पर ये ज़्यादा होता है। देखो इसका रीज़न ये है कि ये है धरातल। इस धरातल से देखो ये है हमारी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री ध्रुव, ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री पे कितनी है 18 किलोमीटर ऊंचाई है और ध्रुवों पर कितनी है, ये ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। देखो ये समझ में अब आएगा। देखो -80 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा पर कितनी ऊंचाई है इसकी 18 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर है ना, तो टेम्परेचर भी तो ज़्यादा घटेगा ना, क्योंकि 165 मीटर पर कितना घट रहा है 1 डिग्री। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर घटेगा, इसलिए यहाँ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड है और ध्रुवों पर देखो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही घटेगा, इसलिए ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बोलने में ऐसे आता है ये कि विषुवत रेखा पर तो क्षैम मंडल में -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर कम होता है और ध्रुवों पर टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी कि क्षोभ सीमा, यहाँ पर कोई मतलब तापमान समान होता है, यहाँ पर कोई मतलब मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समताप मंडल के साथ साथ क्षोभ सीमा में भी वायुमंडल उड़ाए जा सकते हैं। ये भी वायुमंडल मतलब वायुयानों की उड़ानों के लिए ये सुरक्षित है क्षोभ सीमा में भी उड़ाए जा सकते हैं और समताप में तो उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल इसके ऊपर, अब क्षोभ मंडल जैसे ही समताप सीमा खत्म हो रही है उसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है समताप मंडल। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा की तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। ये बात मैंने आपको पहले बताई दी है कि ओजोन क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है उनको ये रोकती है, यानी कि फिल्टर कर फिर बाद में पृथ्वी पर भेजती है, यानी कि जो मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है उन्हीं को भेजती है, हानिकारक को ये वहीं रोक लेती है। लेकिन वर्तमान में तो इसमें भी ओजोन परत में भी ह्रास हो रहा है, कि ओजोन छिद्र हो रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है, तो उसके द्वारा ये किरणें ज़्यादा आ रही है, तो ये चर्म रोग, कैंसर वगैरह के मामले अपने यहाँ पर देख ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके बाद में मध्य मंडल सप्ताह मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस परत में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर विद्युत आवेशित यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो यही तो जब मौसम होती है तो इसी के कारण अपने यहाँ पर बिजली की घटनाएं वगैरह भी देखने को मिलती है, कि इनके कारण तो बिजली मौसम के अंदर जब बारिश
आवाज़ें भी होती हैं। इसमें विद्युत आवेश जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यानी कि संचार के लिए ये परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हम जो भी रेडियो, टेलीविज़न ये वगैरह हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ये आयन मंडल का ही कमाल है। आयन मंडल की वजह से हम देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे वायुमंडल कहते हैं या सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिक अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए इस यानी कि जो वायुमंडल है इसका इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाए हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है वैज्ञानिकों को। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले जो दो संस्तर है उन्हीं को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तो क्षोभ मंडल हो गया, दूसरा समताप मंडल। ये दो परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल और जलवायु के तत्व, ताप, दाब, मौसम और जलवायु के तत्व। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व है जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसके आगे की जानकारी हम अगले अध्याय में करेंगे। अब देखो कुछ अभ्यास प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। देखो वायुमंडल में कौन सी गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसको याद करो। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद में आर्गन है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वायुमंडल के लिए कौन सी? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण। समुद्री नमक, पराग, राग, दुए की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? पीछे पढ़ के आए हैं, गैस, जलवाष्प, उल्कापात, धूल। तो किससे संबंधित है ये? धूल। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और जलवाष्प कितनी किलो? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? पढ़ा था हमने। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाई। तो कार्बन डाई के बारे में पढ़ा था। ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है और पृथ्वी से जाने वाला जो विकिरण है उसके लिए अपारदर्शी है। विकिरण को ये रोक करके वापस पृथ्वी की तरफ भेजती है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल का जो वर्तमान में टेम्परेचर है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है मित्रों। आपका ये हमारा वायुमंडल का संगठन तथा संरचना वाला लेसन था वायुमंडल का, तो वो कंप्लीट होता है। आगे का लेसन हम जल्दी लेकर उपलब्ध होंगे। ये लेसन आपको यानी कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा तो कमेंट के द्वारा रिव्यू कीजिए। आगे भी हम इससे बेटर करने का प्रयास करेंगे।